हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अमेरिका की संघीय शासन व्यवस्था के बारे में या संघीय व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में। देखिए, अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संघीय उदाहरण माना जाता है। जो अमेरिका है वह संघीय शासन व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। एक जो बेस्ट उदाहरण है वह माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। क्योंकि आधुनिक विश्व में सबसे पहले जो संघ की स्थापना हुई वो अमेरिका में ही हुई है। ठीक है, हुआ ये था कि अमेरिका, जैसे कि मैंने आपको अमेरिका के परिचय में बताया था, अमेरिका को 1492 में कोलंबस ने ढूंढा था। ठीक है, किसने ढूंढा था? 1492 में कोलंबस ने ढूंढा था। और ये कहां पे थे? स्पेन कहां है? यूरोप में। 1492 के बाद जब उसने ढूंढा, उसके बाद तो बहुत सारे यूरोपियन इंक्लूडिंग स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और अदर कंट्रीज जो यूरोप में है, उन्होंने अमेरिका में जाना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत सालों तक वहां जाते रहे। तो ये जब अमेरिका में जाते रहे तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई अमेरिका में। तो इन लोगों ने सोचा हम अपना भी एक अलग देश बनाते हैं। ठीक है, हम अपना भी एक अलग देश बनाते हैं। तब इन्होंने, जब ये ऐसा सोच रहे थे, तब 13 राज्य थे अमेरिका में। और इन 13 राज्यों पर या इन 13 बस्तियों पर या इन 13 कॉलोनियों पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का शासन था। इन 13 राज्यों पर ब्रिटेन, इंग्लैंड का शासन था। अब ये 13 राज्य स्वतंत्र होना चाहते थे और अपना खुद का देश चलाना चाहते थे। मगर ये 13 राज्य अकेले ब्रिटेन से या इंग्लैंड से लड़ने में सक्षम नहीं थे। तो इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने मिलके, 13 राज्यों ने मिलके, इन 13 स्टेट्स ने, 13 जो स्टेट्स थे, इन्होंने मिलके इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? युद्ध स्टार्ट कर दिया। और ये युद्ध कब स्टार्ट करा? ये युद्ध होता है 1776 में, जब अमेरिका वाले 4 जुलाई 1976 को अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। लेकिन इंग्लैंड इनकी स्वतंत्रता की घोषणा को मानने से इनकार कर देता है और इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। ये 13 राज्य और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, इनके बीच में युद्ध होता है। यह युद्ध चलता है 6 साल और 1781 में अमेरिका इस युद्ध में जीत जाता है। यानी कि 13 बस्तियां इस युद्ध में जीत जाती हैं। जब ये जीत जाती हैं, 13 राज्य इंग्लैंड को हरा देती हैं, फिर ये सोचते हैं कि हम 13 राज्य अलग अलग होकर अपना देश चलाएंगे फिर दोबारा, ऐसे ही जैसे हम पहले चलाते थे। तो फिर से हमें कोई ना कोई ताकत गुलाम बना लेगी। इंग्लैंड नहीं तो फ्रांस, फ्रांस नहीं तो स्पेन, स्पेन नहीं तो पुर्तगाल, पुर्तगाल नहीं तो डच, कोई ना कोई आकर हमें गुलाम बना लेगी। फिर क्या करेंगे हम? फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं मिलके रहते हैं। तो इन्होंने मिलने के नाम पे इन्होंने एक क्या बना लिया? इन 13 राज्यों ने एक परिसंघ का निर्माण किया। परिसंघ का मतलब है कि हम विदेशी ताकतों से लड़ने के मामले में 13 के 13 इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि 13 के 13 इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ठीक है, कलेक्टिव रूप से लड़ेंगे 13 के 13 जब कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर अटैक करने आएगी। यानी कि सुरक्षा का भार किसको दे दिया गया? इस परिसंघ को दे दिया गया। और इस परिसंघ का नाम अमेरिका रखा गया। और ये कब की बात है? ये तभी की बात है 1781 की। इस परिसंघ का निर्माण किया गया 1781 में। किसके द्वारा? इन 13 राज्यों के द्वारा।
क्योंकि ये 13 राज्य अपना अलग अलग अस्तित्व रखते थे स्टार्टिंग से ही, इसलिए इन्हें अपने अपने राज्यों से लगाव था। लेकिन डर ये था कि भैया अगर हम अपने राज्य से अलग रहेंगे तो अलग रहेंगे 13 के 13, तो फिर भी कोई बारी बारी से हम हमारे ऊपर आएगा और अटैक करके हमको जीत लेगा, फिर 13 से 13 सब गुलाम हो जाएंगे। लेकिन अपने अपने राज्य का मोह भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो इन्होंने क्या काम करा, एक परिसंघ का निर्माण कर लिया कि भैया अगर रक्षा की जिम्मेदारी आएगी तो परिसंघ संभाल लेगा, बाकी हम अपना पूरी फ्रीडम यूज करेंगे, स्टेट जितने भी है 13 के 13। लेकिन इन्होंने देखा, कुछ बहुत ही जल्दी देखा कि परिसंघ भाई सब कामयाब नहीं होगा, तो इन्होंने क्या काम करा, भाई परिसंघ से काम नहीं चलेगा, हमें संघ बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर संघ बनाना स्टार्ट करा, इन्होंने फिर संघ बनाना शुरू करा और उसके लिए एक संविधान लिखना स्टार्ट करा इन्होंने, और यह संविधान बनकर तैयार हुआ 1787 में। और 2 साल में ये 13 के 13 राज्य इस संविधान को लेकर, जो ये संविधान बना, इस संविधान को लेकर कन्वेंस हो गए और 1789 में इन्होंने इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया और अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ। किसका? अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ कब? 1789 में। कॉन्फेडरेशन था पहले, परिसंघ था कॉन्फेडरेशन, फिर वो संघ में तब्दील हो गया 1789 में, जैसे ही उन्होंने उस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। और अब ये जो फेडरेशन की जो स्थिति थी, जो परिसंघ की स्थिति थी, जो परिसंघ की जो स्थिति थी, परिसंघ को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन, इसकी जो स्थिति थी अब किस में कन्वर्ट हो गई? संघ में। संघ यानी कि फेडरल में कन्वर्ट हो गई। संघ को कहते हैं फेडरल और इसको कहते हैं कॉन्फेडरल। ठीक है, किसमें तब्दील हो गई? फेडरल में तब्दील हो गई। अब ये फेडरल में तब्दील हो गई तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि परिसंघ से कोई भी राज्य आसानी से अपने आप को अलग कर सकता था, लेकिन अब संघ का निर्माण हो गया तो संघ के निर्माण में कोई भी राज्य अब संघ से अलग नहीं हो सकता। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला कॉन्सेप्ट हो गया था इन 13 का। ठीक है, तो अब ये संघ बन गया था, मजबूत हो गया था और इसको बहुत सारी कुछ शक्तियां भी देनी पड़ी थी संघ को राज्यों के द्वारा, क्योंकि ये सारी शक्तियां पहले राज्य के पास थी, क्योंकि राज्य अपने आप में एक देश की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था, वो डर से इकट्ठे हो गए। यानी कि संघ का निर्माण किससे हुआ है? डर से हुआ है, विदेशी ताकतों के डर से हुआ है। और इसलिए इसको संघ को शक्तियां दे दी कि कुछ भैया तू कुछ मामले में तू हमारी रक्षा करिए और इसके लिए तुझे जो जरूरी शक्तियां हैं वो तू ले ले। लेकिन धीरे धीरे ये संघ मजबूत होता गया और आज बहुत मजबूत हो गया है। राज्य इतने ज्यादा मजबूत नहीं रहे हैं जितने स्टार्टिंग में थे, क्योंकि पहले राज्यों ने संघ को शक्तियां दी थी, लेकिन बाद में जब संविधान बना तो संविधान से राज्य और केंद्र को दोनों को शक्तियां मिली, इसलिए संघ भी ज्यादा धीरे धीरे मजबूत समय के साथ होता गया। तो अब जो फेडरल जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो अमेरिका है, वो अब एक फेडरल कंट्री है, एक संघात्मक देश है। ठीक है, फेडरल का जो शब्द, फेडरल जो शब्द है वह है अंग्रेजी में इसका मतलब होता है संघ। ठीक है, और ये जो फेडरल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूडस से हुई है, फ्यूडस से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में फ्यूडस को कहते हैं समझौता या संधि। फ्यूडस का मतलब क्या है लैटिन भाषा में? समझौता या संधि। तो 13 राज्यों ने एक प्रकार से संधि या समझौता ही करा है, डर को लेकर, कि उस डर की वजह से संधि समझौता किया एक दूसरे के साथ कि हम एक संघ का निर्माण करते हैं जो हमारी विदेशी ताकतों से रक्षा करेगा। तो आए समझ में? तो संघ का मतलब होता है फेडरल। तो अमेरिका में क्या है? यूएसए में क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? एक फेडरल शासन व्यवस्था है, और जिस फेडरल गवर्नमेंट का निर्माण एक संधि या समझौते से हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी फेडरल शब्द की उत्पत्ति फेडस से हुई है, फ्यूडस से हुई है, और फ्यूडस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। तो कुल मिला के आपको आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी ये तो, कि भैया फेडरल का मतलब होता है, फेडरल का मतलब होता है संधि या समझौते से बनी हुई एक सरकार। अब ये संधि और समझौता किसके बीच में हुआ था? इन 13 बस्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है, इनके बीच में हुआ था, इन 13 बस्तियों के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि ये संघ की जो संघ देखो संघीय व्यवस्था क्यों
इसका तो जवाब मिल गया एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि इसका जवाब था डर। डर किससे? विदेशियों से। विदेशी कौन? जैसे खासकर यूरोपियन जो ताकतें थी उस टाइम पे, जो औपनिवेशिक ताकतें थी, जो उपनिवेश बनाती थी। उपनिवेश कौन कौन बनाती थी? जैसे कि इंग्लैंड, क्योंकि भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच और इसके अलावा जर्मनी भी शामिल था इस दौड़ में, और पुर्तगाल के अलावा डेनमार्क भी था। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ताकतें थी यूरोपियन जो गुलाम बनाना चाहती थी, विभिन्न देशों को उपनिवेश बनाकर रखना चाहती थी। इन उपनिवेशों से वह लाभ अर्जित करना चाहती थी। तो इस डर से अमेरिका के 13 बस्तियों ने कि हमें दोबारा से कोई गुलाम ना बना ले, जब 1781 में उन्होंने इंग्लैंड से, ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो वह डरने लगे कि दोबारा कोई यूरोपियन ताकत हमें गुलाम ना बना ले। इस वजह से उन्होंने एक संघ का निर्माण कर लिया। पहले कॉन्फेडरेशन का निर्माण कर लिया 1781 में कॉन्फेडरेशन का परिसंघ का निर्माण कर लिया, और फिर 1789 में फाइनली संघ का निर्माण कर लिया। ठीक है। तो अब इस संघ का निर्माण कब हो जाता है? अब इस संघीय शासन व्यवस्था में 2 सरकारें हो जाती हैं। इस संघीय सरकारों में, इस संघीय शासन व्यवस्था में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं। 2 सरकारें होती हैं और दोनों की दोनों पैरेलली चलती हैं, समानांतर, एक साथ। एक केंद्र सरकार, जिसे संघ सरकार भी कहते हैं संघ सरकार, और दूसरी राज्य सरकार। ठीक है। ये जो राज्य सरकारें थी, ये 13 राज्यों की सरकारें थी, और केंद्र सरकार थी, ये अमेरिका की कौन सी सरकार थी? संघीय सरकार। क्यों? क्योंकि उसे भी तो रक्षा करनी थी विदेशियों से, या अन्य और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने थे। तो इस प्रकार की 2 सरकारें बन के सामने आई अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था के अंदर। एक तो संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकार। संघ सरकार के जो मुखिया होते थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, और कार्यपालिका जो होती थी वो राष्ट्रपति से ही बनती थी, और जो कानून बनाने का जो काम दिया जाता था वो संघ सरकार में कांग्रेस को दिया जाता था। कांग्रेस यानी कि संसद, अमेरिका की संसद। और न्याय करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होता था, जिसे हम कह सकते हैं अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये व्यवस्था हमारे सामने आई। जब 2 सरकारें सामने आई, एक संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकार, जब 2 सरकारें सामने आई संघात्मक शासन व्यवस्था में, तो यह भी बात आने लगी कि भैया कौन सी शक्तियां संघ को दी जाएंगी और कौन सी राज्य को दी जाएंगी। तो अमेरिका का जो संविधान है वह संघ सरकार की शक्तियों को बताता है कि संघ के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, और एक दूसरी चीज ये बताता है कि राज्य सरकार को कौन कौन सी शक्तियां नहीं दी गई हैं। ठीक है। एक तो ये बताता है कि संघ सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, और दूसरी ये बताता है कि राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां नहीं हैं। मेनली ये यही बताता है। और इसके अलावा जो चीजें आई हैं और शक्तियां आई हैं वो न्यायिक निर्णय या परंपराओं से आई है। बाकी बेसिकली जो संविधान में बताया गया था वो यही थी कि केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां होंगी और राज्य सरकार को ये कार्य नहीं करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार को जो शक्तियां संविधान में लिख दी गई हैं, यानी कि संघीय सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो लिख दी है संविधान में। उसके अलावा जितनी भी शक्तियां हैं वो राज्य को दे दी गई हैं, बशर्ते ये कि जो राज्य को मना करी गई हैं कि ये काम नहीं करना है, उन्हें छोड़कर सारी शक्तियां किसके पास है? राज्य सरकार के पास। हम यूं कह सकते हैं कि संघीय जो सरकार है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उनको मेंशन कहां किया है? संविधान में। संविधान में बता दिया गया है कि संघ की सरकार के पास ये वाली शक्तियां होंगी, लेकिन इसके अलावा जो शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी? राज्य सरकार को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि राज्य सरकार को जो काम निषेध किए गए हैं, मना किए गए हैं, वो शक्तियां राज्य सरकार के पास नहीं रहेंगी। इसका यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है अवशेष शक्तियों का, कि अवशेष शक्तियां किसके पास हैं? अवशेष शक्तियां राज्य के पास है। क्यों? क्योंकि जब शक्तियों को बांट दिया जाता है उसके बाद जो बची कुछ शक्तियां होती हैं वो अवशेष शक्तियां कहलाती हैं। भारत में ये शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में ये शक्तियां
राज्य के पास है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सिर्फ किसको डिफाइन किया गया है, संघीय सरकार की शक्तियों को। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि अमेरिका व्यवस्था में संघीय तत्व कौन कौन से हैं। भैया संघीय तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो यही है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, यानी कि वहां पर केंद्र सरकार भी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और राज्य सरकार भी करती है। हालांकि प्रभुत्वता का विभाजन नहीं हो सकता, संप्रभुत्वता का विभाजन नहीं हो सकता, मगर फिर भी काफी हद तक वहां पर अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हैं। सेकंड, संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है भारत की तरह, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या सर्वोच्च न्यायालय हो या राष्ट्रपति हो, सबको पावर कहां से मिलती है? संविधान से पावर मिलती है। जैसे भारत में संविधान से ही सबको पावर मिलती है, वैसे ही अमेरिका में भी संविधान से सबको पावर मिलती है, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता किसी भी संघात्मक शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यदि शक्तियों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच विवादों का निपटारा कर सके शक्तियों को लेकर। तो ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय है अमेरिका में, वो अपनी सर्वोच्चता रखता है भारत की तरह, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी केंद्र और राज्य सरकारों के विवादों का निपटारा करता है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो भी राज्य और केंद्र सरकार यानी कि संघीय सरकार के बीच जो विवाद होते हैं उनका निपटारा ये करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोहरी नागरिकता। संघीय शासन व्यवस्था का मेन तत्व दोहरी नागरिकता। हालांकि इंडिया में ये नहीं है, संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में भी, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका प्लस जिस राज्य में वो कोई व्यक्ति रह रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फिलाडेल्फिया में मान लीजिए कोई न्यू जर्सी में रह रहा है, तो वह न्यू जर्सी का भी नागरिक है, साथ में अमेरिका का भी नागरिक है। तो वहां पर दो नागरिकता होती है। भारत में सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में, इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिए शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसका महत्वपूर्ण तत्व ये होता है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। मगर यूएसए के संविधान ने सिर्फ केंद्र सरकार की, सिर्फ संघीय सरकार की शक्तियों को, सिर्फ संघीय सरकार की शक्तियों को बांटा है, ना कि राज्य सरकार की शक्तियों का मेंशन किया है। ठीक है, तो इसकी संघीय सरकार की जो शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधारा में वर्णित है। वो किस प्रकार की शक्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए, केंद्र सरकार की शक्तियों में कर लगाने की शक्ति है और उसे इकट्ठा करने की शक्ति है। केंद्र कर लगाने और एकत्रित करने का अधिकार है केंद्र सरकार को। क्या है? संघीय सरकार को कौन सा अधिकार है? कर लगाने का और एकत्र करने का। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी संघीय सरकार का है। सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना, सेना यानी कि सिर्फ संघीय सरकार ही सेना की स्थापना कर सकती है। स्थलीय तथा जल सेना के लिए नियम बनाना, ये भी काम संघ सरकार का है। सर्वोच्च न्यायालय एवं इसके अधीन अन्य न्यायालयों की स्थापना करना, सर्वोच्च न्यायालय एवं इसके अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना, ये संघीय सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ नकली मुद्रा बनाने व नोट छापने वालों के लिए दंड का प्रावधान करना, यह भी संघ सरकार का कार्य है। सड़कें, स्वास्थ्य, स्कूल, बीमा आदि पर खर्च करना, यह सारा काम भी संघ सरकार का काम है। सैनिक व अन्य शिक्षण संस्थाएं खोलना, जैसे विद्युत, कृषि आदि पर काम करना, यह भी संघीय सरकार का काम है। बैंक व अन्य सरकारी संगठन खोलना, यह भी संघ सरकार का कार्य है। डाक व तार की व्यवस्था करना भी संघीय सरकार का कार्य है। अमेरिका की साख पर ऋण लेना, यह भी संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और विदेशियों की नागरिकता के संबंधित नियम बनाना, यह भी किसके हिस्से आता है? केंद्र सरकार के हिस्से आता है। देखिए, अब केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां निषिद्ध कर दी गई है कि केंद्र सरकार यह काम नहीं करेगी। केंद्र सरकार कौन कौन से काम नहीं करेगी? जैसे नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं करेगी, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी,
सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं करेगी, राज्य से बाहर जाने वाली वस्तु पर कर नहीं लगा सकती, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर भी रोक नहीं लगाएगी और साथ ही साथ वह बिना स्वीकृति के कोई भी राष्ट्रीय कोष से खर्च नहीं कर सकती, यानी कि बिना स्वीकृति के कोई भी धन खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके, राज्य सरकार के लिए कुछ शक्तियां निषिद्ध कर दी गई हैं कि राज्य सरकार को ये वाली शक्तियां नहीं दी जाएंगी। ध्यान रखना, केंद्र सरकार को जो ये शक्तियां दे दी गई हैं, इसके अलावा जितनी भी शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी, राज्य सरकारों के पास होंगी। लेकिन राज्य सरकारों को कुछ काम करने के लिए बैन कर दिया गया है, जैसे कि राज्य विदेशों के साथ संधि या समझौते नहीं करेंगे। जो राज्य सरकारें होंगी वो विदेशों के साथ कोई भी समझौता या संधि नहीं करेंगी अमेरिका में, और राज्य सरकारें कोई भी अपना नोट या मुद्रा नहीं चलाएगी, और साथ ही राज्य सरकारें दास प्रथा लागू नहीं कर सकती। दास प्रथा को खत्म कर दिया गया है, इसका बहुत विरोध किया था राज्य सरकारों ने, और इसके लिए बाकायदा गृह युद्ध हुआ था 1861 से 65 तक, और अब्राहम लिंकन के जमाने में इसको समाप्त कर दिया गया था दास प्रथा को। इसलिए राज्य सरकारों के बारे में कहा गया है कि आप दास प्रथा को लागू नहीं कर सकते। जाति या रंग भेद के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वहां पर व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए ब्लैक पीपलों को अक्सर पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि जाति या रंग भेद के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की सहमति के बिना राज्य सरकारें आयात या निर्यात पर टैक्स नहीं लगा सकती हैं, राज्य के कांग्रेस की सहमति के बिना। कांग्रेस मतलब वहां की संसद। ठीक है, तो ये जो कुछ पावर्स थी, यानी कि केंद्र सरकार को जो पावर दी गई हैं, उनके अलावा जितनी भी पावर बचती हैं और जिनके बारे में राज्य सरकारों को बैन नहीं किया गया है, वो सारी सरकारें किसकी कहलाएंगी, राज्य सरकार की शक्तियां कहलाएंगी। एक प्रकार से यहां पर कौन सा नियम काम करता है, यहां पर काम करता है नियम, केंद्र सरकार को जो शक्तियां देनी है वो दे दो, बाकी की बची हुई शक्तियां किसके पास, राज्य सरकार के पास। मगर राज्य सरकार को भी कुछ शक्तियां बैन कर दी गई हैं कि अब आप ये वाले कार्य नहीं करोगे। तो ये आपका था संघीय व्यवस्था का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।